Hey guys, so today we are going to do the two editorials. So one is on the basis of the industrial growth, okay, and second is on the basis of the women's discriminations as well as the biasness in the current society. So let's start with the first editorial, that is addressing the industrial growth pangs, okay, from a policy perspective. Now here some data is given. Now as we know that the industrial sector of the India, it contributes approximately to the 25% of the India's GDP. Okay, but there are significant growth challenges to it. Okay, so that demands the immediate policy attention. Right. Even currently we have seen that the index of the industrial production ha- has declined from 4.1% to the 2.4%. Okay, so what are the challenges that industrial sector is facing right now? Okay, so सबसे पहला challenge है global turbulence. Okay, so we have seen that कि ट्रम्प की पॉलिसीज हो गई, ओके, जो बहुत अनसर्टन है. उसके बाद जैसे पेंडेमिक, कोविड 19 पेंडेमिक हो गया, फिर उसके बाद लाइक वॉर्स हो गए, रशिया यूक्रेन वॉर और इसराइल हमास वॉर. तो ये सब ने अनस्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट किया है. राइट, सो ट्रेड टेंशंस बढ़ रही हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो रहे हैं और वॉलेटाइल कमोडिटी प्राइस हो रही है. सो दैट हैज अफेक्टेड द इंडस्ट्रियल ग्रोथ पोटेंशियल. सो फर्स्ट पॉइंट इज द ग्लोबल टर्बुलेंस. उसमें सब आ गया. ओके, सप्लाई चेन, वॉर्स, कोविड 19 एंड ट्रम्प पॉलिसीज. सेकंड इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स. भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना लाइक ग्रोथ उस वो इतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू द चाइना. ओके, सो वो कुछ भी हो जाए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स हो जाए, लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स हो जाए, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, या फिर सप्लाई चेन हो जाए. सो ये अप्रोक्सीमेटली इंडिया को 2 to 3% ऑफ द जीडीपी कॉस्ट करता है. राइट, भारत का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इट्स अराउंड 13 to 14%, और हमारा टारगेट है 8 to 10% करने का. राइट, सो ये क्या करता है, दैट विल इंक्रीज द ऑपरेशनल कॉस्ट एंड रिड्यूस द ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस. राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई होगा तो अल्टीमेट प्रोडक्ट की वैल्यू हाई होगी और उसके कारण एक्सपोर्ट कम होगा, तो चाइना बाजी मार जाएगा. सो सेकंड इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट. थर्ड इज द रेगुलेटरी हर्डल्स, रेड टेपिज्म यू कैन कॉल. ओके, हमारे यहाँ जो लॉज हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं. सो कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस एंड रेड टेपिज्म इन द ब्यूरोक्रेसी, इट हैम्पर द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस. सो आप ये डेटा यूज कर सकते हो, लाइक 63rd रैंक वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया ने हासिल किया है. बट स्टिल हमारे यहाँ बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है अगर हम इसको रेगुलेटरी हर्डल्स को सिंप्लीफिकेशन कर दें तो. ओके, सो दिस इंटरकनेक्टेड challenges have created a substantial growth pangs in India's industrial sector. राइट, अगर एमएसएमई की बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो एमएसएमई है उसकी डेटा लास्ट ईयर जीपीएससी में पूछा था, उसके पहले यूपीएससी में सेम क्वेश्चन पूछा था. तो एमएसएमई क्यों बैकबोन है इंडस्ट्रियल ग्रोथ की? तो देखो, इंडिया का 30% ऑफ जीडीपी है ना, वो एमएसएमई से आता है. ओके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से. और 40% ऑफ द एक्सपोर्ट एमएसएमई कंट्रीब्यूट करती है. एंड दे आर द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर द एग्रीकल्चर. Okay, around 6.3 crore MSMEs are there, right? And there is a significant headroom for the expansion. ओके, ये क्यों है ग्रोथ पोटेंशियल? क्योंकि मोर देन 90% जो एमएसएमई है ना, वो माइक्रो सेक्टर में है. राइट, मोर देन 90% ऑफ एमएसएमईज आर इन माइक्रो सेक्टर. तो बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है. और दूसरा, रूरल एरियाज में इट्स अराउंड 50 to 55%. और रूरल एरियाज में वो डिसएडवांस सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज को एम्प्लॉयमेंट देते हैं. सो देन दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोस्टरिंग द इंक्लूसिव ग्रोथ. क्योंकि अगर एमएसएमई ग्रोथ होगी तो उसमें काम करने वाले जो डिसएडवांस सेक्शंस वाले लोग हैं उनकी भी ग्रोथ होगी. तो अल्टीमेटली इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ होगी. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंजेस इज लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट. क्योंकि लाइक फॉर्मलाइजेशन कम है एमएसएमईज में, तो उनको क्रेडिट नहीं मिल सकता बैंक से अगर वो फॉर्मल सेक्टर में नहीं होगी तो. टेक्नोलॉजिकल बहुत आउटडेटेड है, कंपेरेबल ही नहीं है मॉडर्न इंडस्ट्रीज से. ओके, सो दैट ऑल हिंडर देयर ग्रोथ पोटेंशियल. राइट, सो व्हाट वी हैव टू डू, वही रेड टेपिसिज्म हटा दो और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रीमलाइन कर दो. क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी लाओ, नई टेक्नोलॉजी लाओ. ओके, और मार्केट लिंकेज फैसिलिटेशन करो.
So that will boost the overall industrial revival. Now what we can do, okay, for overall industrial sector. So ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको कहीं भी GS3 में इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो. सो वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. ओके, सो जैसे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हो गए, लॉजिस्टिक हब्स हो गए, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया. सो ये डेवलप करो ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाए और भारत के प्रोडक्ट की कंपिटिटिवनेस ज्यादा हो. सो वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. सेकंड इज रेगुलेटरी रिफॉर्म्स. राइट, तो जो जो भी कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसको स्ट्रीमलाइन करो, पॉलिसी फ्रेमवर्क कंसिस्टेंट करो और कंप्लायंस बर्डन को कम कर दो टू improve द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. थर्ड इज MSME सपोर्ट. ओके, फाइनेंशियल असिस्टेंस टारगेटेड दो, स्किल डेवलपमेंट करो और मार्केट एक्सेस फैसिलिटेशन करो फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज. एंड फोर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट R&D करो. हमारा जो R&D में खर्चा हो रहा है ना, दैट इज अराउंड 0.7% ऑफ द GDP. बहुत कम है, 0.7% ऑफ GDP बहुत ही कम है. और साउथ कोरिया का है 4.5% ऑफ द GDP. ओके, तो ये बढ़ाओ, इंडस्ट्री और एकेडमिक का कोलोब्रेशन करो. ओके, और मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को एक्सपांड करो. सो दिस ऑल थिंग्स विल हेल्प अस टू इंक्रीज अवर R&D ecosystem and industrial growth. Right, now we'll do the second editorial. Okay, so it's a woman in a rich society. Okay, so now we all know रिच सोसाइटी किसको बोलते हैं, तो जो सोसाइटी अनसर्टनिटी से भरी पड़ी हो. ओके, जहां पे बहुत सारे हजार्ड्स हो, तो वो आप बोल सकते हो रिच सोसाइटी. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिच सोसाइटी. तो ये कंसेप्ट जो है वो उलरिच बैक्स ने दिया था. ओके, तो इन्होंने बताया कि हम अभी जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो थी पहले प्री एग्रेरियन थी, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी हुई और अब हम रिच सोसाइटी में जी रहे हैं. तो उन्होंने बोला कि ये जो रिच सोसाइटी है ये अनसर्टनिटी और नेचुरल एंड मैनमेड हजार्ड से भरी पड़ी है. ओके, एंड मॉडर्न सोसाइटी हैज टू अडेप्ट टू द प्रॉब्लम्स दे हैव क्रिएटेड. हम देखेंगे कौन से प्रॉब्लम्स हैं. सो फोकस जो है अभी गवर्नमेंट का वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से रिस्क को प्रिवेंशन और मैनेजमेंट में लग गया है. जैसे पहले क्या होता था कि बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते थे, गवर्नमेंट एक्वायर करती थी और वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी. अभी ये लोग रिस्क को प्रिवेंशन कर रहे हैं, जैसे एनवायरमेंट में कुछ काम कर रहे हैं ताकि एनवायरमेंट की रिस्क कम हो. राइट, so that is very important. So see, this is the evaluation of the modernity. So पहले क्या था, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, तो यहाँ पे स्टेबल इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर के बेस्ड टोटली था. ओके, वहां पे जो भी नेचुरल रिस्क थी ना वो लोकलाइज नेचर की थी, जैसे फेमाइंस हो गए, एपिडेमिक्स हो गए. तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज से आप इजीली इनको कंट्रोल कर पा रहे थे. उसके बाद जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ वैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी. ओके, यहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ और यहाँ पे नई रिस्क कौन सी आई, तो अर्बनाइजेशन के कारण जो पॉल्यूशन हुआ, राइट, टेक्नोलॉजी के कारण जो रिस्क आई जैसे प्राइवेसी एंड ऑल, तो ये आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आया. अभी जो है ना, इट्स कॉम्प्लिकेटेड. ओके, सो इट इज जनरेटेड बाय द सिस्टम दैट इज मीन्ट टू एंश्योर डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी. राइट, सो अगर मान लो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो वहां से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहां से एनवायरमेंट हजार्ड्स हो रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है. तो ये हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं बट उससे रिस्क जो जनरेट हो रही है ना उसको हमें मैनेज करना है, और उस सोसाइटी को आप बोल सकते हो रिस्क सोसाइटी. राइट, अगर देखें कौन सी रिस्क है आज की तारीख में, सो वन इज अर्थक्वेक, फ्लड्स, डिजीज लाइक मलेरिया, लाइक नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीज. और ये सब क्या है ना, ये अनप्रेडिक्टेबल है और लोकलाइज्ड है. और जो हमने रिस्क जनरेट की है, मैन्युफैक्चर की है, ये कौन सी है, तो ये जैसे हम अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं वैसे ये जनरेट हो रही है. जैसे न्यूक्लियर एक्सीडेंट, आपको पता ही है बहुत सारी जगह पे हुआ था, जापान में फुकुशिमा, राइट, चेरनोबिल. देन एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, सॉइल एंड ऑल अदर पॉल्यूशंस, पेंडेमिक कोविड 19. और इसके जो इम्प्लीकेशन है ना ये ग्लोबली है, जैसे कोविड 19 में हमने देखा था. एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल. ओके, सो ये आप केस स्टडी लिख सकते हो, कहीं भी एक एग्जांपल देखे, फुकुशिमा जापान का एग्जांपल लिख सकते हो, चेरनोबिल का एग्जांपल लिख सकते हो, दे आर ऑल आर न्यूक्लियर डिजास्टर्स. कोविड 19 का एग्जांपल आप लिख सकते हो. राइट, नाउ हाउ द वुमेन्स आर वनरेबल इन द रिच सोसाइटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सोसाइटी में एक क्वेश्चन वुमेन के ऊपर आता ही है, तो देयर यू कैन राइट.
सो हेल्थ डिस्पेरिटीज, लाइक 57% अगर आप इंडियन की वुमेन देखोगे ना, वो एनेमिक है। लाइक आरबीसी उनमें इतने हैं नहीं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है नहीं, और उसके कंपेयर में सिर्फ 25% ऑफ द मैन ही एनेमिक है। सो वन डेटा ये आ गया हेल्थ का। फिर एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स, तो वुमेन एक तो इंडोर एयर पोल्यूशन होता है जो, उससे भी प्रेरित है। ओके, दूसरा प्राइमरी वाटर कलेक्टर्स इन द रूरल एरियाज, सो दे ऑल्सो फेस द कंटेमिनेशन रिस्क। थर्ड, केयर गिविंग burdens. Okay, so the caregivers women are only there, okay, and that is unvalued work. Okay, unvalued or undervalued work, so they are managing the household risks. And fourth is the economic inequality, right? So limited access to the resources for disaster recovery. So अब देखोगे ना, तो घर घर होगा, कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, लैंड हो गई, वो उनके नाम होती नहीं है। तो अगर वो उनके नाम नहीं होगी तो उनको बैंक लोन ही नहीं दे सकती। तो लिमिटेड एक्सेस टू द फाइनेंसेस रिसोर्सेज, तो वो भी एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। तो एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से देख लिया हमने ये वाला, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देख लिया, सोशल पर्सपेक्टिव से देख लिया, और ये हेल्थ पर्सपेक्टिव से देख लिया, right? So they are the, like you can say, in the present society women are much vulnerable. And what should we do? Basics, we have to improve the condition of the woman. How? So through the social, economical, political development. So first we have to recognize the gender dimensions. ओके, हर एक पॉलिसी में जेंडर डायमेंशंस रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो कि वुमेन वनरेबल है, तो आप पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट करोगे, राइट? सो एक्नॉलेजिंग द वुमेन्स डिसप्रपोर्शनेट बर्डन इन द रिस्क मैनेजमेंट। देन वी हैव टू सपोर्ट द वुमेन्स रोल, कोई भी रोल हो गया, जैसे वैल्यू केयर गिविंग, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर इफेक्टिव रिस्क मिटिगेशन। फिर एड्रेस द स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज, जैसे हेल्थ केयर में हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में हो गया, डिसीजन मेकिंग पावर में हो गया। तो ये सब हमें स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज एड्रेस करनी चाहिए। सो दिस आर 3 to 4 points विच वी हैव टू टेक अ नोट ऑफ इट एंड वी हैव टू राइट इन द मेंस आंसर, राइट? और आप लिख सकते हो जैसे सोशियो बिहेवियरल चेंज होना चाहिए मर्दों में, ताकि दे डू नॉट कॉमोडिफाइड द वुमेन्स। Okay, so that are basics things, so we can use that things and we can write in the way forward. So thank you. So if you like the video, please hit the bell icon button and share it as much as possible. Thank you.